होते तो जानकार होते, जानकार होते तो बताते, बताते तो लोग जागृत होते, जागृत होते तो रीथिंक करते। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि गांधी जी बैकवर्ड क्लासेस के समर्थन में नहीं थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, गांधी जी जाति व्यवस्था के समर्थक थे। जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का समर्थक होता है वो अस्पृश्यता का भी समर्थक होता है। एक अछूत को मंत्री पद से हटाने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया था। सिद्ध होता है गांधी जी अस्पृश्यता के भी समर्थक थे। गांधी जी जब यहाँ बॉम्बे में आए, वाल्मीकि बस्ती में, भंगी बस्ती में गए, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी भंगी जाति के कार्यकर्ता थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को फंसाने की योजना बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भंगी कार्यकर्ता को बुलाया, उसको कहा कि बढ़िया क्वालिटी के फल खरीदो और शुद्ध सफेद कपड़े पहनो, एकदम साफ सुथरे, और गांधी जी को मिलने के लिए जाओ और उनको कहो गांधी जी आपके नाश्ते के लिए मैं ये गरम गरम दूध और गरम गरम मैं सेब लाया हूं, आप खाओ। तो गांधी जी ने कहा वो सेब मेरे बकरी को खिला दो और मैं दूध पीता नहीं हूं। बाबा साहब ने पहले कहा था ये बंगी को, तेरे हाथ का गांधी जी खाने वाले पीने वाले नहीं है। जब उसने अनुभव किया और वापस आया, अपने बस्ती में जाकर हंगामा किया। जैसे ही हंगामा किया, गांधी जी को लगा कि अब वाल्मीकि बस्ती में रहना बहुत खतरनाक है, वहां से तुरंत भाग गए। एक ग्रेजुएट बंगी को जब उसने लेटर लिखा गांधी जी को कि गांधी जी आप हमारे मसीहा है, मुझे संविधान सभा में नॉमिनेट कर दो, आप कर सकते हो, आप महान हो, बहुत महान हो। गांधी जी ने चिट्ठी लिखी उस ग्रेजुएट भंगी को जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा था कि ये नौजवान भटक गया है, ये नहीं जानता है कि मैं कांग्रेस का चवन्नी का भी मेंबर नहीं हूं। ये बात भी सही थी कि गांधी जी ने कांग्रेस का इस्तीफा दिया था, ये बात सही है। गांधी जी ने चवन्नी कांग्रेस का इस्तीफा दिया था। अब गांधी जी ने कांग्रेस का इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस में बहुत बदमाश लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत ज्यादा बदमाश इकट्ठा हो गए थे। गांधी जी ने सोचा ये सारे बदमाशों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरा महात्मापन खतरे में पड़ जाएगा, सारे लोग मुझे जिम्मेवार मानेंगे। तो गांधी जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के लोगों को बड़ा डर लगा। वो वहां गांधी जी के पास मिलने के लिए, अरे वो कांग्रेस कैसे चलेगा? तो गांधी जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरी जब जरूरत होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास करने का और मुझे बुलाने का, मैं आता रहूंगा। क्या कहा कि तुम घबराओ मत, कि मेरी जब जब भी जरूरत होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास करना कि गांधी जी की जरूरत है और हम गांधी जी को सर्वाधिकार देते हैं, तो मैं आता रहूंगा, नेतृत्व करता रहूंगा। यानी गांधी जी एक साथ दो काम करते थे। गांधी कांग्रेस में जो बदमाश इकट्ठा हुए थे उसकी जिम्मेवारी भी लेना नहीं चाहते थे और कांग्रेस को नेतृत्व देने के बारे में भी मामला, अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे, ऐसे करते थे। यानी कांग्रेस को जब भी गांधी जी की जरूरत होती थी और रेजोल्यूशन पास करते थे, गांधी जी को बुलाते थे और गांधी जी भी आते थे। ये सारा इसलिए मैं कहते रहता हूं कि गांधी जी जैसा पाखंडी आदमी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। और जब हमको अवसर मिलेगा तो मैं डिक्शनरी से पाखंडी शब्द हटा दूंगा और डिक्शनरी में पाखंडी की जगह गांधी डालूंगा। जब हम लोगों को अवसर मिलेगा हम भी डिक्शनरी लिखेंगे और बच्चे जोर जोर से शब्दों को रटेंगे। क्या रटेंगे? गांधी जी यानी पाखंडी, गांधी जी यानी पाखंडी, गांधी जी यानी पाखंडी, गांधी जी यानी पाखंडी। यानी लोगों को मालूम हो जाएगा गांधी शब्द का अर्थ पाखंडी, मालूम हो जाएगा, पाखंडी शब्द गायब हो जाएगा और लोग साले गांधी जी हो, तो लोगों को हे पाखंडी की गली तेरा, लोगों को ऐसा लगेगा। तो इस तरह से ये गांधी जी जो है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस का उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, किसी किस्म का समर्थन नहीं किया। मेरे समझ में नहीं आता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी के समर्थन में क्यों है। मुझे ऐसा लगता है इसका दोष, सारा का सारा दोष अंबेडकरवादी लोगों के ऊपर है।
अंबेडकरवादी लोग इसके लिए दोषी है कि उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को गांधी जी के बारे में जागृत करने का काम नहीं किया। अगर वो करते तो ये संकट नहीं आता। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखा व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, तो अभी हम लोग किताब लिखने वाले हैं जो भाग अधूरा रहा अनटचेबल के लिए, वो लिखेंगे व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल 46 के बाद गांधी जी, ये क्या धोखेबाजी की। उसके बाद में व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू शेड्यूल्ड ट्राइब, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अदर बैकवर्ड कास्ट, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू कन्वर्टेड मुस्लिम्स, कन्वर्टेड सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट। ऐसे अलग अलग तरह के वैल्यूम्स और अलग अलग तरह की जानकारी बैकवर्ड को जो चाहिए वो मिलेगी। अलग अलग सेक्शन के लोगों के साथ में कैसे कैसे गांधी ने धोखेबाजी की। गांधी ने सभी लोगों के साथ धोखेबाजी करने में अगर कामयाबी हासिल नहीं हुई होती तो आजाद भारत ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं जाता। ब्राह्मणों के नियंत्रण में अगर आजाद भारत गया उसके लिए सबसे ज्यादा गांधी जिम्मेवार। साथियों, अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उसके भी समर्थन में गांधी जी नहीं थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के, अस्पृश्यता के समर्थक थे। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। हिंद स्वराज नाम की किताब पढ़ लेना। गांधी जी ने जब वर्ण व्यवस्था का और जाति व्यवस्था का समर्थन किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट के संदर्भ में जब गांधी ने समर्थन किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के लेखों का जवाब दिया। ये एनिलेशन ऑफ कास्ट में अपेंडिक्स में लिखे हुए हैं। अगर वो लेख बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के लेखों के जवाब में लिखे, अगर उतना भी आप पढ़ोगे गांधी जी के लेखों के जवाब में, तो आपको लगेगा बहुत भयानक किस्म के वो जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, वो आप पढ़ लेना। तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए गांधी जी ने कितनी बड़ी धोखेबाजी की, इसके बारे में पूना पैक्ट और इसके रेफरेंस में आपको जानकारी देने के बजाय इसके बारे में बहुत बार मैंने जानकारी दी है। मैं एक किस्सा साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1946 की बात है। लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे और ये अंग्रेजों की अधिकृत नीति थी। क्या अधिकृत नीति थी कि जब भी हम भारत छोड़कर जाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ पावर में 3 हिस्से होंगे, हिंदू, मुसलमान और अनुसूचित जाति और जनजाति। ये 3 हिस्से होंगे ट्रांसफर ऑफ पावर के, और वो 3 हिस्से लिखित रूप से संविधान के अंदर, वो ड्राफ्टी संविधान का इस तरह से लिखा जाएगा कि उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर में उतने हिस्से दिए जाएंगे। ये बात 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने जब कम्युनल अवार्ड घोषित किया, उस समय से अंग्रेजों ने इस बात को मान्यता दी। 17 अगस्त 1932 को जो मान्यता अंग्रेजों ने दी, उस बात के समर्थन में 1946 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच किया और रेडियो पर स्पीच करते हुए कहा कि हम लोग जब भारत छोड़कर जाएंगे 3 हिस्से होंगे। जब 3 हिस्से होंगे ऐसा कहा तो क्या हुआ जानते हो? तो गांधी जी ने इसका रेडियो का स्पीच सुना, तुरंत टेलीग्राम लिखा, लॉर्ड वेवेल को टेलीग्राम भेजा। उस टेलीग्राम में गांधी जी ने तीसरे हिस्से का विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड। अब गांधी जी ने लॉर्ड वेवेल को टेलीग्राम दिया। ये वामन मेश्राम को कैसे मालूम हो गया कि टेलीग्राम गांधी ने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर बहुत विजिलेंट थे। वो टेलीग्राम की कॉपी बाबा साहब अम्बेडकर को उपलब्ध हुई। उन्होंने वो टेलीग्राम व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल का जो अपेंडिक्स है, उस अपेंडिक्स में उन्होंने लिखा। जब मैंने वो सारा पढ़ा और नए सिरे से मैंने इस पर संशोधन किया तो वो टेलीग्राम उसमें उपलब्ध था। इसका मतलब है कि 1946 तक अंग्रेज
3 हिस्से बनाने के लिए अधिकृत रूप से राजी थे, ये दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है। अब सवाल है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 46 में ये हुआ। लॉर्ड वेवेल ने कहा 46 और 47 इसके बीच में क्या कारण हुआ कि तीसरा हिस्सा गायब हो गया। और तीसरा हिस्सा गायब किसने किया, कौन है वे व्यक्ति, इसके बारे में भी साथियों मैंने संशोधन किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल चले गए और वेवेल के जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए। जब माउंटबेटन आए तो माउंटबेटन आना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड में चुनाव हुआ, मजदूर पार्टी विजयी हुई, कंजर्वेटिव पार्टी का पराभव हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल थे, चर्चिल का पराभव हुआ। देखो बड़ी अजीब किस्म की बात है, भारत की कंजर्वेटिव पार्टी कांग्रेस, भारत के कंजर्वेटिव जाति ब्राह्मण, वो हमको अधिकार देना नहीं चाहते थे, और इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी हमको अधिकार देने के लिए राजी थी। और जब मजदूर पार्टी आई, मजदूर पार्टी का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बना, और एटली ने वेवेल को वापस बुलाया और लॉर्ड माउंटबेटन को, जो रॉयल फैमिली का था, उसको भेजा। तो वो जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि पार्टीशन का मामला राजनीतिक रूप से सुलझाना था, सबसे कठिन मामला था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा ए झंझट मुझे नहीं चाहिए, ए मैं नहीं जाता। क्लेमेंट एटली ने जब उसके ऊपर दबाव डाला तो फिर भी उसने एक शर्त रखी, और शर्त ऐसी रखी कि क्लेमेंट एटली नहीं मानेगा तो मुझे जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। उसने क्या शर्त रखी, उसने शर्त रखी कि दिल्ली में मैं जो फैसले करूंगा, मेरे फैसले में लंदन की जो गवर्नमेंट है अंग्रेजों की, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसी शर्तें तो किसी गवर्नर जनरल की नहीं मानी जा सकती है, मगर क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन की ये शर्त भी मानी। फ्रीडम ऑफ नाइट नाम का किताब पढ़ लो, आप लोगों को ये उसमें मिल जाएगा। ये शर्त भी मानी। जब माउंटबेटन आए तो माउंटबेटन ने स्ट्रैटेजी बनाई कि पार्टीशन को गांधी जी की मान्यता मिलनी चाहिए, रणनीति बनाई। और उसी रणनीति के तहत माउंटबेटन, जो राज परिवार का आदमी था, जिसको जन्मतः राजनीति मालूम थी, उसने क्या रणनीति बनाई कि उसने रणनीति बनाई गांधी जी का दाया हाथ जवाहरलाल, बाया हाथ सरदार पटेल। तो उसने सोचा पहले दाया और बाया हाथ जो है गांधी जी का, वो अपने साथ ले लेते। तो जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस करने के लिए माउंटबेटन ने अपनी बीवी को लगाया, तो जल्दी समझ गया वो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने बीवी को जवाहरलाल के पीछे लगाया। उसके बीवी ने पता नहीं उसको समझाया या नहीं समझाया, मगर वो समझ गया। है बूढ़े हो गए हो, वो काफी उम्रदराज व्यक्ति थे, और अगर जल्दी पार्टीशन हो जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा तो तुम सत्ताधारी बन सकते हो भाई। सरदार को भी बात समझ में आई, हाँ साला बूढ़ा तो हो ही गया, वो अभी ज्यादा दम तो है नहीं है। सरदार भी माउंटबेटन के समर्थन में हो गए। यानी जवाहरलाल ने और पटेल ने पार्टीशन को मान्यता दी। जवाहरलाल के मान्यता देने के पीछे एक मकसद था, मुस्लिम बहुल एरिया अगर पाकिस्तान में चला गया तो जवाहरलाल को आसानी से देश चलाना आसान हो जाएगा, और मुसलमानों का उग्र विरोध अगर भारत में रहेगा तो मुसलमान दूसरे लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को संसद में काम करना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट लागू था, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू था। इसलिए जवाहरलाल ने सोचा, जाने साला ये पाकिस्तान बन जाए तो हमारा झंझट खत्म हो जाए, पूरा पावर ब्राह्मणों के हाथ में तो आ जाएगा। जवाहरलाल की अपनी रणनीति रही होगी।
दो आदमियों को जब माउंटबेटन ने कन्विंस किया तो गांधी जी के जो सबसे बड़े समर्थक दो आदमी जब पाकिस्तान के समर्थक हो गए तो माउंटबेटन ने लास्ट में गांधी जी को बुलाया। जब लास्ट में बुलाया तो गांधी जी के पास मौलाना आज़ाद बैठे थे। संदेश आया कि माउंटबेटन आपसे वार्ता करना चाहते, आइए। तो गांधी जी ने मौलाना आज़ाद को पूछा, ये रिकॉर्ड है, क्या पूछा मौलाना, अगर मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूं माउंटबेटन के पास में तो आप किसका समर्थन करोगे? तो मौलाना ने कहा, गांधी जी अगर आप पाकिस्तान का विरोध करते हो तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मौलाना आज़ाद का समर्थन लेकर गांधी जी मिलने के लिए माउंटबेटन को गए। गांधी जी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और माउंटबेटन के कमरे में एसी चल रहा था और गांधी जी के ऊपर के हिस्से में कपड़ा नहीं था और पहले से ही एसी चल रहा था, मामला बड़ा ठंडा था। थोड़ी देर के बाद गांधी जी की उम्र भी ज्यादा थी और कमजोर भी थे, तो ऐसे ऐसे हिलने लगे। तो माउंटबेटन की जो मिसेज थी उसने अपनी शाल लाई और गांधी जी को लपेटी। गांधी जी को थोड़ा सा गर्मी हुई तो गांधी जी जब बोलने लायक हुए तो माउंटबेटन ने वार्ता शुरू की। माउंटबेटन राज परिवार का होशियार आदमी था, डिप्लोमेट्स आदमी था। माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा, गांधी जी सरदार पार्टीशन के समर्थक हो गए, आपको पता चला होगा। जवाहरलाल जी ने भी पार्टीशन को समर्थन दे दिया है, आपको यह भी पता चला होगा। आपके दो सबसे बड़े समर्थक व्यक्ति मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी पार्टीशन का समर्थन करें, भारत के विभाजन का आप भी समर्थन करें, मैं चाहता हूं। गांधी जी ने सोचा बात तो सही है। गांधी जी ने माउंटबेटन को सवाल पूछा, चलो ठीक है, गांधी जी जैसे बनिया होता है तो होशियारी से कैसे बात करते हो, चलो ठीक है कि अगर मैं आपको पार्टीशन में समर्थन देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? गांधी जी जो बनिया थे, क्योंकि बनिया का एक स्वभाव होता है लेन और देन, वो हर जगह लेन और देन की बात करता है। तो गांधी जी ने उसको पूछा, चलो मैं आपको समर्थन करता हूं, आप मुझे क्या दोगे? माउंटबेटन बड़ा होशियार आदमी था। गांधी जी ने क्या चालाकी की, वो माउंटबेटन के मुंह से निकलवाना चाहता था, मगर माउंटबेटन भी बड़ा होशियार आदमी था। उसने प्रति प्रश्न किया गांधी जी को, गांधी जी आप क्या चाहते हो? यानी अपने मन का भाव बताने के बजाय माउंटबेटन ने गांधी जी को पूछा होगा, गांधी जी आप क्या चाहते हो? तो गांधी जी ने बताया होगा, लॉर्ड वेवेल ने ऐसा कहा था कि जब इस पार्टीशन होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो 3 हिस्से बनाए जाएंगे। अगर आप 2 ही हिस्से बनाओ, एक हिंदू के लिए एक मुसलमान के लिए। हिंदू के लिए क्यों? क्योंकि हिंदुओं के नाम पर ब्राह्मणों का कब्जा होना था, इसलिए एक हिंदुओं के लिए एक मुसलमान के लिए। मुसलमान को पाकिस्तान मिलेगा और हिंदुस्तान ब्राह्मणों को मिलेगा। 2 ही हिस्से होने चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो तीसरा हिस्सा ट्रांसफर ऑफ पावर में मिलने वाला है वो आपको रद्द करना होगा। अगर आप रद्द करोगे तो मैं पाकिस्तान को मान्यता देने के लिए राजी हूं। माउंटबेटन को क्या लेना देना था, उसको तो साला ये संकट दूर करना था। माउंटबेटन ने सोचा, और वैसे ही वो क्लेमेंट एटली से पहले ही उसने ले लिया था कि मेरे निर्णयों में दखल देने का अधिकार नहीं होगा। माउंटबेटन ने उसको कहा, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जो मामला है वो मैं देख लेता हूं, आप इसको और उसको हम छोड़ देंगे। जब ये सौदेबाजी गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में हो गई, पाकिस्तान को मान्यता गांधी जी के लिए गांधी जी की मिल गई, गांधी जी बाहर आए।
अब ये सारा संवाद जो मैं आपको बता रहा हूं ये रिकॉर्ड में तो नहीं है, मगर एक बात रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में क्या है, जैसे ही फैसला हुआ अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया, तीसरा हिस्सा नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया, अंग्रेज जो पहले मानते थे तीसरा हिस्सा मिलेगा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया, तीसरा हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे ही नहीं मिलेगा ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला, वो तुरंत इंग्लैंड गए, ये ऑन रिकॉर्ड इंग्लैंड गए। वहां मजदूर पार्टी की सरकार थी, वो मिनिस्टर्स और सरकार के लोगों को मिले, सरकार ने उनको कहा आपको भारत में वापस जाना होगा और गांधी जी से वार्ता करनी होगी। ये मामला समाप्त हो गया है, अभी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले।